you have to input item, rate and quantity bought. तो तो इसमें क्या था कि सबसे पहले आप मेन में अपना डालोगे, आपको मांगना है सबसे पहले आइटम, है ना, आइटम नेम मांगना है। तो नेम के लिए क्या डिक्लेयर करोगे, डाटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग एन ले लिया हमने फॉर आइटम नेम। फिर दूसरा था रेट मांगना है, तो INT आर ले लिया, और क्वांटिटी मांगनी थी वो भी हमने INT में ले लिया। ये आपको वैल्यू एक्सेप्ट करनी थी, यही क्वेश्चन था ना बेटा? Yes, ma'am. And then you have to calculate bill amount after adding 12.5% as VAT। तो बिल अमाउंट के लिए भी हमने एक इंटीजर ले लिया, बिल के लिए यहाँ पे बिल ले लिया, और वैट कैलकुलेट करना है। तो वैट हमारा जो है वो परसेंटेज में है, तो बेटर इसकी हम क्या करें, बिल को भी INT ना लेकर के डबल ले लेते हैं। बिल अमाउंट भी हमने डबल में कर दिया और वैट कैलकुलेशन भी हम डबल में कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम वैट ही कैलकुलेट करेंगे। तो वैट कैसे कैलकुलेट होगा, अगर आपके पास रेट और क्वांटिटी है तो उसका प्राइस कितना होगा, rate or quantity if you're having, then what will be the price? Price is equal to rate into quantity, यही तो होता है फॉर्मूला, Yes, ma'am. है ना। तो इस तरह से तो हमने प्राइस कैलकुलेट कर लिया। सपोज आपने 10 पेंसिल्स खरीदी ऑफ 2 रुपीज पर पेंसिल, ईच पेंसिल कॉस्ट फॉर ₹2। तो 2 क्या हो गया, रेट हो गया, और क्यू क्या हो गया आपका, क्वांटिटी हो गई, दैट इज 10। तो प्राइस कितना हो गया, 10 इंटू 2 दैट इज 20। अब जो प्राइस आपका कैलकुलेट होके आया है उस पर ही आपको क्या निकालना है, 12.5% वैट भी निकालना है, ताकि उस वैट को आप टोटल बिल में ऐड कर सके। तो वैट किसका निकल रहा है, 12.5% ऑफ प्राइस। तो वो कैसे निकालोगे, प्राइस इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100, यही तो होगा, ये हो गया। और इसका पहले आप कैलकुलेशन करोगे तो इसको ब्रैकेट में डालोगे, पहले इतना एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो और जो इसका कैलकुलेटेड अमाउंट हो वो किससे मल्टीप्लाई हो, प्राइस से। नाउ यू विल कैलकुलेट बिल, दैट इज प्राइस, जो प्राइस था प्लस वैट अमाउंट, क्योंकि वैट वो टैक्सेबल अमाउंट होती है जो कि आप अपने प्राइस के ऊपर ऐड करके देते हो। जैसे आप खाना खाने जाते हो तो बोलते हैं ना इतना एक्स्ट्रा है, मतलब वहां तो GST लगता है, लेकिन जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो उसकी वैल्यू के ऊपर लगता है। तो प्राइस जितना था उसके ऊपर उसका 12.5% वैट हो गया, तो वो बिल में हम ऐड कर दे रहे हैं। अब हम सारी चीजें बस प्रिंट करानी है हमको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहले हमने लिख दिया यहाँ पे आइटम नेम, यहाँ पे दे दिया, देन अभी यहाँ प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रेट अगेन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्वांटिटी। ये तो पहले जो चीजें हमने मांगी थी वही एज इट इज प्रिंट करा दी। फिर हम प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैट एप्लीकेबल, ये वैट का हमने अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, और लास्ट में हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बिल आफ्टर एडिंग वैट। तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा, बिल। और मेन और क्लास बंद करेंगे, कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को। कहाँ पर है गड़बड़,
ठीक है, कंपाइल किया। अब बहुत छोटी छोटी चीजें डाल देंगे हमने। यहाँ पे तो डाल दिया मान लीजिए पेंसिल, ये तो हमारा नेम है, आइटम नेम है। फिर है रेट, तो हमने डाल दिया 5 रुपीज पर पेंसिल। और इसकी जो क्वांटिटी ली वो हमने ले ली सपोज 20। तो हमें पता है कि बिल कितना हुआ, 25 से 100। लेकिन इस 100 रुपीज पे 12.5% जो है प्राइस का निकलेगा। तो 100 का 12.5% कितना हुआ, 12 रुपीज 50 पैसे। तो हमारा जो टोटल अमाउंट बनेगा दैट विल बी 112 रुपीज 50 पैसे। आ गया? अच्छा, रेट क्वांटिटी प्राइस नहीं प्रिंट नहीं कराया, सॉरी, एक बार से दोबारा कर देते हैं। यहाँ पे प्लस n प्लस r प्लस q, कंपाइल, क्लोज। पेंसिल, देन 5, देन 20। तो ये देखिए आइटम नेम भी आ गया आपका और रेट भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गई, सारी चीजें आपने देखी कितने अच्छे से आ गई आपकी सारी चीजें। तो ये था आपका, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, आपको क्या डाउट हो रहा था? Ma'am, I was not knowing. You were not? Ma'am, knowing formula and how to do. Ma'am, I was confused. Okay, okay. Now you got it? Yes, ma'am. चलो ओके। तो आज स्विच बताना है, लेकिन स्विच से पहले मैंने आपको बोला था कि हम पहले बताएंगे आपको हाउ टू input values, how to accept values during when your program is running, during the execution of program. Cause in last example I told you कि भाई switch का तो application ऐसे apply हो सकता है concept, लेकिन if I want to take input when my program is executing, so at that time how to accept the values. So for this we need to know about input statements, and there are two different types of input statements which you have to go through your syllabus. लेकिन आज हम बात करते हैं पहली input statement की। पहली input statement हमारी होती है input stream reader. इनपुट स्ट्रीम रीडर स्टेटमेंट्स वो के अंदर वो स्टेटमेंट्स आती हैं विच हेल्प यू टू एक्सेप्ट इनपुट वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग। तो वो इनपुट स्टेटमेंट क्या होती हैं, उनको कैसे लिखा जा सकता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया, मान लीजिए एक्सेप्ट, एक हमने अपना ही बना लिया, क्लास का नाम एक्सेप्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑब्वियसली आपको वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पर आप लिखोगे जब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो आपको स्ट्रिंग आर्ग्स लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही मेन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत है, क्योंकि मेन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट कब देते हैं, जैसे हमने अभी पिछले प्रोग्राम्स तक दी है, व्हेन वी वांट टू एक्सेप्ट वैल्यूज ड्यूरिंग मेन फंक्शन कॉल। जब मेन मेथड कॉल होता है तब हम वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने देखा कि जब आपका प्रोग्राम मेन मेथड कॉल करने का मतलब क्या हुआ कि जब आप यहाँ पे कोई प्रोग्राम रन करते हो, यहाँ पर रन करते हो, देखिए लिखा रहता है, तो ये देखिए आपका मेथड कॉल विंडो है। This is your method call window in which you are accepting the values which you have already defined your main function. देख रहे हैं आप इसको? Yes, ma'am. तो ये आप तब देते हैं जब आप मेन मेथड को कॉल करते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम इसमें मेन मेथड को कॉल नहीं करेंगे, मतलब मेन मेथड कॉल होगा बट विल नॉट एक्सेप्ट एनी वैल्यू एट दैट मोमेंट, वी विल एक्सेप्ट व्हेन वी विल कम टू टर्मिनल विंडो। तो इसीलिए यहाँ पर अब ना तो मेन में आपको कोई आर्ग्यूमेंट लिखना है और ना ही आपको स्ट्रिंग आर्ग्स लिखना है। मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगी कि स्ट्रिंग आर्ग्स लिख के भी क्या होना है और नहीं लिख के क्या होना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू दैट इनपुट स्टेटमेंट दैट आई वाज गोइंग टू टेल यू अबाउट, दैट इज इनपुट स्ट्रीम रीडर. Input stream reader is a kind of statement which helps us to accept values. So लिखते कैसे हैं, सबसे पहले तो हम आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं। या आप बिल्कुल इस तरह से लिखते हैं जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इनपुट स्ट्रीम रीडर एक साथ लिखा जाएगा जिसमें इनपुट का I, स्ट्रीम का S और रीडर का R ये कैपिटल रहेंगे और कोई गैप नहीं रहेगा वहां पर। और उसके बाद इस इनपुट स्ट्रीम रीडर, ये एक्चुअली एक तरीके की क्लास है जो कि आपके जावा की लाइब्रेरी में पहले से सेव्ड है ना, आपने ये क्लास बनाई है
ना हमने ये क्लास बनाई है, ये क्लास जावा के डेवलपर्स ने पहले से बना के रखी है, एंड दिस इज ऑलरेडी सेव्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ जावा. So now we have to create an object with the help of which we will use this class, and not only we will use this class, we will use all the functions which are already a part of this class. Clear? तो किसी भी Yes, ma'am. predefined class, inbuilt class, which is already saved in the library, if you want to use that class and functions of that class, you need to create an object for that. So now I am going to create an object. So whenever I want to create an object, first of all, I need to mention the name of the class that I have already defined here. And now I will give any name of the object which I am going to create. Now name of the object could be your choice. आप अपने मन से कुछ भी नाम रख सकते हो, आप आयुष भी नाम रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी नाम रखो, XYZ कुछ भी. तो हमने क्या किया कि हमने अपने ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया ISR. ये इसी के इनिशियल्स ले लिया हमने, ISR स्मॉल लेटर्स में ले लिया, हम कैपिटल में भी ले सकते थे. यहाँ पर जो हम मेंशन कर रहे हैं दैट इज आवर चॉइस रिगार्डिंग द स्पेलिंग एंड रिगार्डिंग द केस एज वेल. ये अपने मन से हम लिख रहे हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे. When we want to create an object, first of all we have to mention the name of the class, then we have mentioned the name of the object, then equals to हम लगाएंगे, and then again we will write another keyword that is new. New is a keyword in Java which is used when an object is created. ये यूज ही तब होगा. तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसीजर है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. और फिर हम बिल्कुल ये पूरी स्टेटमेंट, फिर क्लास का नाम डिफाइन होता है यहाँ पे, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पर एक फाइल का नाम लिखेंगे system.in. Now this is the whole statement of using creating an object having name ISR for class input stream reader. सबसे पहले ये क्लास का नाम डिफाइन किया, फिर अपने मन से एक ऑब्जेक्ट का नाम डिफाइन किया, इक्वल्स टू साइन के बाद में न्यू कीवर्ड लिखा, और फिर क्लास का नाम वापस से वैसे ही लिख के ब्रैकेट के अंदर एक फाइल लिखी दैट इज system.in, जिसका S कैपिटल होगा. दिस system.in is a file which is also a part of this class, and this file is responsible for all input statements. Getting my point? Yes, ma'am. तो ये system.in यहाँ पे लिखा, लेकिन अभी ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है. I also have to mention another statement here, that is एक और क्लास यहाँ पर लेनी पड़ेगी, and the name of that class is buffered reader. Buffered reader is a class which helps us to to store the values temporarily in our in the memory of the computer system, which are given by the user. प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा, वो वैल्यूज कहाँ पर स्टोर होंगी और कैसे स्टोर होंगी, मेमोरी में कैसे जाएंगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बफर्ड रीडर क्लास की होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द क्लास दैट इज बफर्ड रीडर, एंड वंस अगेन टू यूज दिस क्लास वी हैव टू क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट. सो वंस अगेन नेम कैन बी अवर चॉइस. आई हैव नेम्ड इट एज BR. BR हमने इसलिए ले लिया क्योंकि बफर्ड का B ले लिया और रीडर का R ले लिया, यहाँ पे ये लिया. यहाँ भी आप कुछ नाम रख सकते थे. एंड अगेन न्यू बफर्ड रीडर, और यहाँ पर हम लिखेंगे ISR. यहाँ पर हम अपने उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं जो हमने प्रीवियस स्टेटमेंट में यहाँ पर मेंशन किया था. So by writing these lines, what actually I am doing, first of all, I am calling a class named input stream reader by using this object, so that I will get all the input statements with the help of this file, and whatever the value will be given during the execution of the program by the user will be stored with the help of this buffered reader class using this object BR. Now ISR and BR are the objects with the help of which I can access any function which already belongs to input stream reader class or buffered reader class. Clear? Yes, ma'am. So there are many functions which are already stored, and we have to ask user to input different kind of values. Like I can ask a string, I can ask a double value, I can ask integer, whatever the type of input may be. There are different functions already specified in Java library, and which are a part of buffer reader
क्लास। तो जितने भी बफर्ड रीडर के फंक्शन हैं इनपुट करने के लिए या और भी काम करने के लिए, वो सारे हमें किस ऑब्जेक्ट के थ्रू मिलेंगे, इस br ऑब्जेक्ट के थ्रू उन फंक्शंस को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये तो हमने 2 लाइन अपनी मेंशन की। whenever you have to use input stream reader class, then you have to write these 2 lines as it is, सेम टू सेम लिखना है, बस ऑब्जेक्ट के नाम आप अपनी चॉइस के रख सकते हो। नाउ आई गिव अ मैसेज system.out.print, हमने लिख दिया एंटर अ होल नंबर। सपोज आई वांट टू एक्सेप्ट एन इंटीजर, तो इंटीजर एक्सेप्ट कराने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम वो सारे डेटा टाइप यहाँ डिफाइन कर देते थे, बट अब तो क्या करना है, अब यहीं पे डिफाइन करना है। तो हमारा डेटा टाइप तो int है, हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, हमने n ले लिया, लेकिन अब ये n में आई हुई वैल्यू कैसे जाएगी, तो अब यहाँ पर वो टाइम आ गया है जब हम अपने br ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से इंटीजर को एक्सेप्ट करने का फंक्शन यूज करेंगे। वो कैसे यूज होगा, उसको भी लिखने का एक तरीका है, integer डॉट पार्स int, integer डॉट पार्स int br डॉट रीड लाइन। अभी मैं बताती हूँ आपको, यहां पर देखिए सबसे अंदर वाले ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले br डॉट रीड लाइन, रीड लाइन में ध्यान रखिएगा L कैपिटल होता है। br डॉट रीड लाइन जो ये फंक्शन है, ये रीड लाइन एक्चुअली फंक्शन है पूरा, रीड लाइन जिसको हम br ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, और ये रीड लाइन फंक्शन जो है वो किसका पार्ट है, बफर्ड रीडर का। तो br ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, डॉट ऑपरेटर का यूज किया और इस रीड लाइन फंक्शन को यहाँ पे लिख लिया। तो जब भी आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं किसी डिफाइंड क्लास का, तो आपको जो ऑब्जेक्ट आपने क्लास के साथ क्रिएट किया है उस ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर लगाना है और फंक्शन का नाम लिखना है। This is how you can call any function and that is already specified in a class. पर ये br डॉट रीड लाइन फंक्शन यूज क्यों किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है उस इंटीजर के लिए जो कि पार्स होके आया है। पार्स होके आया मतलब यूजर ने टर्मिनल विंडो में इनपुट किया है। पार्स का मतलब है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन द वैल्यू इज गिवन, दिस इज नोन एज पासिंग। तो दिस इज द मैनर इन विच यू राइट दिस होल स्टेटमेंट, ऐसे ही लिखना है। इंटीजर का आई कैपिटल रहेगा, डॉट ऑपरेटर लगा होगा, पार्स कीवर्ड कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, पार्स लिखेंगे, ये कीवर्ड है। int का आई वापस से कैपिटल होगा, and then within brackets you again have to write this function read line along with this class with this object name having a dot operator in between। ये है, अभी सिर्फ हमने इनपुट किया है और जो इनपुट किया है बस हम उसको यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं और कुछ भी हमने नहीं किया। यहाँ पे करा और यहाँ लिख दिया you entered this, ये क्लोज कर रहे हैं। और अभी अगर हम इसे कंपाइल करेंगे तो एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, क्योंकि एक्चुअली ये जो क्लास हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ये बात तो सही, देखिए एरर दिखा भी रहा है आपको, ये एरर, ये क्लास यहाँ जो लिख रहे हैं, तो ये क्लास तो है और इस क्लास के फंक्शन डिफाइन करते समय तो क्लास को तो यूज किया, लेकिन ये क्लास किसका पार्ट है, ये क्लास कंटेंट है उस लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी जावा में पहले से पढ़ी है। क्योंकि जावा में लाइब्रेरीज होती हैं, उन लाइब्रेरीज में क्लासेस होती हैं और क्लासेस में उनके फंक्शंस होते हैं। तो हमने क्लास डिफाइन की और क्लास का फंक्शन डिफाइन कर लिया, बट आई हैवंट declared the name of the library here. That is why the compiler won't be able to identify neither the class nor the function. So first of all, before doing anything, before starting with anything, in the first and foremost line of my program, I have to ask the permission of Java to please input your library so that I may use the class and its functions. तो वो कैसे हम परमिशन कैसे मांगते हैं, उस परमिशन को मांगने के लिए we write a keyword here import. Import का मतलब ये है कि I am importing some value from somewhere else into the program. So import java.io.star, ये एक लाइन यहाँ पर लिखी जाती है। Import is a keyword which is used to import, to include what? The input output functions. All input, star means all. तो input output के जितने भी functions जावा के पड़े हुए हैं एक io नाम की लाइब्रेरी में, वो आप यहाँ पर जब मेंशन कर दोगे तो इसको मेंशन करने से क्या होगा
कि इस आईओ लाइब्रेरी के सारे क्लासेस को हम यहाँ यूज करेंगे और उन क्लासेस के फंक्शन को हम यूज कर लेंगे। बट अगर सिर्फ ये एक लाइन हम मिस करते हैं, सब कुछ ऐसे के ऐसे ही लिखा है, बट सिर्फ इस लाइन को मिस करके हम कंपाइल करते हैं, then I won't be able to execute this program because this will generate an error, because compiler won't be able to identify the name of the class and the function as well. So whenever we are going to use this input statement, first of all I need to write this statement, that is import java.io.star, और इसके बाद में अब हम इसे कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को। कंपाइल करने के बाद यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटीजर में ओके ठीक है, यहाँ पर ये इसने एरर दिखाया है कि अभी आपको ये यहाँ पर इस लाइन को, इस फंक्शन को नहीं पहचान रहा है। इसने किस किस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, इसने इस क्लास के नाम को आइडेंटिफाई कर लिया, और इसने इस रीड लाइन फंक्शन को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी से प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि सब कुछ लिखने के बाद भी जब हम ये इनपुट स्ट्रीम रीडर स्टेटमेंट लिखते हैं तो एक्चुअली प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रोग्राम को लिखते समय ये स्कोप होता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी अनयूजुअल एरर आ सकती है। Any unusual error that causes during the program is known as exception. तो जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग की भी जाती है, दैट यू विल स्टडी इन योर 12th स्टैंडर्ड। तो वो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक लाइन यहाँ पे लिखी जाती है। वो आप 9th 10th में अभी उसका कोई यूज नहीं है आपके लिए, बट क्योंकि इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम दैट यू हैव टू देन मेंशन इट हियर। वो क्या लिखा जाता है, हम उसको यहाँ पे लिखते हैं थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ये एक लाइन यहाँ पर लिखी जाती है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे, उसके आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे और फिर लिखेंगे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ये इस तरह से ऐसे लिखेंगे। थ्रोज में टी कैप स्मॉल रहेगा, आई ओ और एक्सेप्शन का ई ये हमारा कैपिटल रहेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऐसे लिख दिया हमने पूरा। अब हम कंपाइल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को और अब हम इसे रन करा रहे हैं। रन कराया हमने। अब देखिए जब हम मेन लिख रहे हैं यहाँ पे तो सिर्फ मेन दिख रहा है, जबकि बाकी किसी प्रोग्राम को आप देखें तो मेन के अंदर उसके आर्ग्यूमेंट से, बट यहाँ पर नो आर्ग्यूमेंट इज देयर। देन आई विल कॉल दिस फंक्शन हियर एंड नाउ द compiler is asking the value to be input in my terminal window। इस टर्मिनल विंडो में आपसे देखिए अब प्रोग्राम आपको इनपुट मांगा जा रहा है कि एंटर अ होल नंबर। तो कोई भी होल नंबर हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी कुछ भी, और जैसे ही लिखा हमने देखिए 122 लिखा तो वो एंटर हो गया। कहाँ से दिख रहा है हमको, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, आपको दिखा देंगे भी। फिर से देखिए मैं दिखा देती हूँ, इसको फिर से क्लियर कर रहे हैं हम, इसको क्लोज कर रहे हैं, एडिटर में प्रिंट भी करा देते हैं कि हमने इनपुट क्या कराया है, प्लस एन, कंपाइल क्लोज, और इसको हमने रन कराया। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये स्क्रीन पे मैसेज तो यहाँ फ्लैश कर रहा है, बट ध्यान दीजिए सबसे बॉटम मोस्ट बार पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप इनपुट एंड प्रेस एंटर टू सेंड टू प्रोग्राम। So the value you'll have to input, you have to type here in this bar, and already cursor is blinking in this bar. So what you need to do, you simply have to feed the value with the help of keyboard and press enter. So जैसे ही enter करेंगे, the value will be sent to the program and see the value has been accepted and it has printed my output. Is it clear to you, Ayush? Yes, ma'am. ठीक है। सो आप इनपुट कभी भी लेना है, इंटीजर लेना है तो बस आप इसी तरह से लोगे। सपोज नाउ एनी प्रोग्राम इज गिवन टू यू दैट यू हैव टू आस्क द एज ऑफ द यूजर एंड यू हैव टू इंक्रीज द एज बाय 10 years एंड प्रिंट इट विद अ मैसेज। तो आप क्या करोगे, बस आपने यहाँ पे कहा अब द मैसेज जो होगा इट विल बी नाउ एंटर योर एज।
ये लिख दिया। एंड नाउ हम कैसे लिख सकते थे, will I know you are actually years old। इस तरह से हमने ये मैसेज दे दिया। तो सपोज यूजर हैज गिवन हिज एज 10, तो इट विल व्हाट मैसेज विल बी प्रिंटेड, वेल आई नो यू आर एक्चुअली 20 years old। ये मैसेज इस तरह से फ्लैश होगा। हम कंपाइल कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं। नाउ रनिंग दिस प्रोग्राम, so whatever the age will be given, suppose I have given 14 and as soon as I press enter, see, well I know you are actually 24 years old। तो अब आपको जो भी करना है, अब अगर आपको जो प्रोग्राम जैसे हमने इससे पहले बताए एंड यू हैव टेकन इनपुट इन मेन फंक्शन, नाउ यू हैव टू मेक ऑल द प्रोग्राम्स यूजिंग दिस इनपुट स्ट्रीम रीडर, जैसे कि सम ऑफ 3 नंबर्स और ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अब क्या है, अब अगर आपको 2 नंबर्स में से ग्रेटर प्रिंट करना था, तो अब आप क्या कह सकते थे, अब आपको यहाँ पे कहना है एंटर 2 नंबर्स, 2 इंटीजर्स या 1, मतलब ऐसे ऐसे लिखेंगे आप 2 इंटीजर्स। देखिए, तो ये आपका हो गया। बट फॉर 2 इंटीजर्स यू नीड टू डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स, और वो डिफरेंट लाइन में ही होगा, एक n है और एक मान लीजिए m ले लिया, तो तरीका पूरा वही रहेगा। सेम लाइन हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं। ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रिंट इफ सम। सो क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे दे देंगे sum is plus n plus m, ये कर देंगे और प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब वैल्यू यहाँ दी जाएगी, हमने दे दिया 52 और दूसरी वैल्यू दे दी सपोज दिस, तो आंसर इज दिस 8508। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. So while working with integers you have to use this program like as I told you, but suppose you have to accept some integer, some string. For example, if you have to store name of the user, then what your program will be, then your statement will change like enter your name। तो नेम के लिए ऑब्वियसली अब इंटीजर तो नहीं ही लेना है, नेम के लिए क्या लोगे, क्या डेटा टाइप होगा यहाँ पे, String. स्ट्रिंग। तो ये तो हो गया स्ट्रिंग n, लेकिन अब जब स्ट्रिंग n है तो टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग योर फंक्शन विल बी br डॉट रीड लाइन, बस इतना ही लिखना है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इतना ऐसे। और अब हमने यहाँ पे अपना लिख दिया सपोज वेलकम n, ये कराया हमने। तो क्या होगा कि अगर यूजर ने अपना नाम दिया आयुष तो प्रिंट हो जाएगा वेलकम आयुष सी। तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते समय ये आपको ऐसे करना है, आपने कहा आयुष आयुष सिंह, तो वेलकम आयुष सिंह। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब इंटीजर है तो कैसे यूज करना है और जब स्ट्रिंग है तो कैसे यूज करना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डेटा टाइप, जैसे कि अब यू हैव टू आस्क एनी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दैट इज डबल, तो एंटर योर हाइट। तो हाइट के लिए अब आपके डेटा टाइप क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइट के लिए डेटा टाइप होगा डबल, कॉज यू नो दैट हाइट कुडंट बी इन इंटीजर्स इन होल नंबर, तो डबल हमने h ले लिया और यहाँ पर हमने कहा अब उसको कैसे लिखेंगे हम। नाउ अगेन फॉर डबल यू हैव टू राइट इट डबल डॉट पार्स पास डबल, ये ऐसे लिखा जाएगा और यहाँ पर एक ब्रैकेट और लग जाएगा।
your height is डबल डॉट पार्स, डबल लिखेंगे जैसे इंटीजर डॉट पार्स INT लिखते हैं, और br डॉट रीड लाइन फंक्शन बिल्कुल इसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। कंपाइल किया, क्लोज किया, रन कराया, एंड सपोज यू गेव योर हाइट 5.3, तो जैसे ही 5.3 लिख के एंटर करेंगे तो देखिए वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। तो इंटीजर को एक्सेप्ट करने का तरीका देखा हमने, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का तरीका देखा, और देखा हमने एक डबल वैल्यू को एक्सेप्ट करने का तरीका। बचा हमारा केवल चौथा, दैट इज व्हाट? Character. Character. Very good. So for character we need to write char. Char is a keyword, and suppose enter a character, ये दे दिया यहाँ पर। तो char जब आप लिखते हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको लिखना है character dot br dot read. Ma'am, we have put comma. Character br dot ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, ठीक है। कैर कीवर्ड ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, फिर यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे, ना भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर br dot read. So difference between read line and read function is this, that read function helps us to accept characters, that is a single value, it can be a single digit, it can be a single alphabet, and it can be a single special character. But when we use read line, then we have to accept some string that can be a collection of characters that includes alphabet, digits and symbols as well. So ये हमने पे लिया, और यहाँ पर अभी हम लिखना चाहते हैं you entered प्लस h ही है, ठीक है, h में ही हमारा कैरेक्टर है। कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, क्लोज करेंगे, देन फंक्शन कॉल करेंगे। अब आप चाहे कैपिटल A ले लीजिए तो भी वो यही दिखाएगा आपको, फिर अगर आप स्मॉल a मतलब कोई भी अल्फाबेट ले रहे हैं, जरूरी नहीं A H ले लिया तो भी वो यही दिखाएगा आपको। तो बट सिंगल, अगर आप यहाँ पे सोचें कि हम पूरा नाम लिख दें तो वो लेगा आपका केवल आयुषी, फर्स्ट कैरेक्टर ही एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं, मतलब ए कैरेक्टर ही एक्सेप्ट करेगा। आयुष आप पूरा लिख भी दोगे तो नहीं लेगा वो, है ना। तो ये हो गया। आप कोई सिंगल डिजिट आप लिख दें, सपोज 1 2 3 4, तो कुछ नहीं होगा, वो 1 ही एक्सेप्ट करेगा, यानी पहला डिजिट एक्सेप्ट करेगा। तो कोई डिजिट लेगा, मतलब 9 तक का कोई डिजिट ले सकता है। और अगर आप चाहें तो इसमें कोई सिंबल भी ऐड करा एक्सेप्ट करा सकते हैं, कोई भी सिंबल ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने परसेंटेज का साइन दिया और एंटर किया तो वो सिंबल आ गया। तो इस तरह से कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई डिजिट जिसमें डिजिट या फिर आपका कोई स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है, स्पेशल सिंबल आ सकता है, या फिर आप कोई अल्फाबेट भी एंटर कर सकते हैं। तो आई होप आई मेड दिस थिंग क्लियर टू यू आयुष। आपका सिर्फ असाइनमेंट इतना है कि जितने भी प्रोग्राम्स आपने अभी तक बनाए हैं बेटा, वो अभी तक बिना इनपुट स्टेटमेंट के बनाए थे, बट नाउ यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट 10 of those programs by this input stream reader statement. Clear? Yes, ma'am. Then I will tell you about how to apply this thing while using that switch statement. वो मैं I'm going to tell you in next class. Okay? Okay, ma'am.
Okay, then let's find up for today. That's all for the day. Thank you, ma'am. Okay.